आज के इस आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए हंस की टीम, रचना यादव जी, संजय सहाय जी, आप सबका शुक्रिया। यहाँ उपस्थित मेरे वरिष्ठ रचनाकार सभी साथीगण, मित्रों, लेखक के स्वप्न, जो कि एक बेहतर दुनिया के स्वप्न हैं, आम इंसानों की ज़िंदगी की बेहतरी की इच्छा से प्रेरित रहते हैं। आज के दौर में हंस की लंबी यात्रा को याद करना उन सपनों की नुमाइंदगी करने जैसा है जो हमारे साहित्यिक पुरखों ने देखे और जिन्हें संजोने का दायित्व हमें मिला। जब नफ़रतें साम्राज्यवाद का चोला पहने बड़ी सहजता से अपने शैतानी इरादों को पूरा करने में कामयाब होती दिख रही हैं, ऐसे समय में हंस की मौजूदगी एक तरह की तसल्ली देने वाली और ऐसे भयावह समय में उस रास्ते को कामयाब रखने वाली है जिसने इन शैतानी ताकतों का हमेशा पुरजोर विरोध किया। साथियों, हम एक ऐसे वक्त में हैं जब दुनिया युद्धरत है और कमज़ोर पर पूरी बर्बरता से किए गए अन्याय को सही ठहराने वाले लोग हर ओर दिखते हैं, जब ताकतवर लोग मासूमों पर पूरी बर्बरता के साथ अत्याचार को अंजाम देते हैं और तमाशबीन दुनिया को उस अन्याय अत्याचार में सब कुछ सही सही लगता है। एक ऐसा समय जब कई बार यह देखने में आता है कि मासूमों पर होने वाले अत्याचार और समाज के वंचितों और गरीबों पर होने वाली ज्यादतियों को तमाम लोग सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर सही ठहराने के तर्क गढ़ते दिखते हैं। अन्याय पर चुप्पी एक सामान्य सी बात दिखने लगी। हमारी दुनिया लगता है कभी भी इतनी बेगैरत नहीं थी जितनी कि यह होती जा रही है, और ऐसे में सच बात को कहने और इंसाफ की बात को बार बार कहने की ज़रूरत भी उतनी ही प्रबल हुई है। याद पड़ता है हंस ने अपने दखल से जिस बात को स्थापित किया वह यह भी है, जैसा कि हमारे बेहद चर्चित रचनाकार कहते हैं, जहाँ ईमान की बात हो और उसे कहने का कहीं कोई डर ना हो, वहाँ एक ऐसी प्रजातांत्रिक जगह बनानी होती है जहाँ हर तबके और समाज के लोग और ऐसे तमाम लोग जिनकी आवाज़ों पर लोग कान नहीं देते, जिनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं, उन्हें सुना जाए, उन्हें जाना जाए। यह कतई अजीब नहीं है कि हंस के इस काम की कई बार आलोचना हुई और यह कहा गया कि साहित्य में अनसुनी आवाज़ों के नाम पर एक तरह का विभाजन लाया जा रहा है। मुझे याद पड़ता है कि दलित कहानियों के विशेषांक पर ऐसे कुछ पत्रों को उस दौर में राजेंद्र जी ने प्रकाशित किया था जो दलित साहित्य के लिए बाकायदा साहित्य में विभाजन जैसे तर्क गढ़ रहे थे। यह भी शायद अतिरेक हो कि विरोध करने वाले वे लोग साहित्य में कमज़ोर और मजलूमों की बातें शायद न सुनना चाहते रहे हों, क्योंकि अगर यही मान लिया जाए कि भोगे हुए यथार्थ और दीगर लिखे के बीच तो उस सारे साहित्य की जगह पर अच्छी बहस बनती है जो भले भोगा हुआ नहीं हो पर जिसने अपने वक्त में कुछ बेहतरीन रचनाएं तो दी ही। मेरे जैसे लोग जिनकी रचनाएं आज से तकरीबन 20 साल पहले से छपनी शुरू हुई, राजेंद्र जी के हंस को तकरीबन इसी रूप में जानते आए हैं। इस बात के बाद भी कि इस पत्रिका का अपना एक इतिहास है और आज भी यह मुकम्मल तौर पर अपनी काम को कर ही रही है। राजेंद्र जी बड़े साफ शब्दों में कहा करते थे कि उन्होंने कुछ मुद्दों, कुछ बातों को हवा दी है और यह उनके जीवन में एक मिशन की तरह से है। साहित्य में सौंदर्य और कल्पना के तौर तरीक़ों पर उन्होंने अपनी तरह से कुठाराघात किया और कड़वे यथार्थ को उसके सच में हूबहू बरतने की पुरजोर वकालत। इस तरह यह भी हुआ कि हंस को हम दलितों, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों के अपने भोगे हुए यथार्थ की मार्फत और उसकी तरफदारी में खुद को प्रस्तुत करने वाली पत्रिका के रूप में जानने पहचानने लगे। दलित की बात दलित से और स्त्री की बात स्त्री से जानना सुनना एक ऐसा काम हुआ
जिसने उन लोगों के पर भी कतरे जो दलितों और स्त्रियों के पैरोकार बनते थे, पर जिनकी चेतना में दलित और स्त्री चेतना दलित या स्त्री न होने की वजह से नहीं थी। इस तरह पीड़ित वर्ग की बात उससे ही जानने सुनने के नए तरीके को, नए विमर्श को एक तरह की सार्थक जगह मिली, और तमाम बहसों और विरोध के बाद भी राजेंद्र जी अपनी इस बात पर अड़े रहे। फिर यह बात सिर्फ हंस तक भर नहीं रही और इसने साहित्य लेखन को इस तरह से देखे जाने की कवायद भी शुरू की जो रूमानी और स्व अनुभूति के परे लिखी गई चीज़ों से इतर ठोस यथार्थ पर अपनी भावभूमि बनाता है। इसने जो कुछ भी किया वह कुछ ऐसा था जिसने बड़े बदलाव के एक तरह के आग्रह से इतर बहस मुबाहिसों की गुंजाइशें निकाली और स्वीकृति या अस्वीकृति के अपने प्रजातंत्र में सुनिश्चित पक्षधरता की वकालत की। साथियों, इंसान का संघर्ष एक निरंतर चलने वाला ऐतिहासिक सच है और इंसान का इतिहास उसके संघर्षों का इतिहास है। संघर्ष ने निर्माण की शुरुआत की और जो भी कुछ आज मानव निर्मित कर पाया है उसमें उसके संघर्ष का एक निश्चित योगदान रहा है। वह चाहे स्त्रियों के चूल्हे चौके से लेकर खुद को आर्थिक सामाजिक आज़ादी का संघर्ष हो या दलितों और अल्पसंख्यकों का समाज के स्तर पर बराबरी के हक का सवाल हो, इस दुनिया को ऐसे तमाम संघर्षों ने ही निखारा और उसे कहीं ज़्यादा बेहतर बनाने में अपने हिस्से का जरूरी काम किया। दरअसल राजेंद्र जी जो साहित्य में कर रहे थे वह इतिहास में और दीगर मानविकी के विषयों में भी होता रहा, जहां सबाल्टर्न और कमज़ोर वर्ग के इतिहास या सामाजिकी को तलाश कर दुनिया को के सामने लाने का जतन हुआ। हो सकता है कि यह लगे कि सृजनात्मक साहित्य में ऐसे संघर्षों की पहचान करना साहित्य को उसके परंपरागत रूप से अलग कहाँ करता है। आखिरकार साहित्य मनुष्यता के दावे के साथ ही तो आता है, पर इसके कुछ स्पष्ट रास्ते हंस ने बनाए ही। उसने उन उपकरणों पर भी प्रहार किया जो साहित्य को देखने परखने के लिए आलोचना की मार्फत उपयोग किए जाते रहे। यह आज भी सवाल है कि संघर्षरत दुनिया के सवालों को, उसकी दिक्कतों को किस तरह साहित्य में वह जगह मिलती रहे जिसका कि वह हकदार है। हंस ने यह रास्ता दिखाया और ऐसी तमाम दीगर पत्रिकाओं ने भी उस रास्ते का अनुसरण किया। राजेंद्र जी आज के इस मौके पर इसलिए भी याद आते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने इसके लिए बिना किसी आग्रही किस्म की बात या संपादकीय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर भी किसी सीमितता को पनपने नहीं दिया और एक तरह की आज़ाद ख्याली और प्रजातांत्रिक तरीके से इस काम को किया। यही कहना चाहूँगा कि यह शीर्षक यानी सृजन, संघर्ष और सपनों का हंस कुछ इस तरह से दिखता है आज के समय में कि दरअसल अपने दौर के संघर्ष और सपनों को चिन्हित करने वाला समर्थ सृजन ही हमारे दौर के सबसे कामयाब सृजन के रूप में हो, जो शुरुआत हंस ने की थी, जो आज भी सतत है इस पत्रिका के मार्फत वह और भी आगे बढ़े। इन तीन शब्दों में यानी सृजन, संघर्ष और सपनों की ऐसे अंतर संबंध को जो वर्तमान साहित्य की दिशा को तय करने का एक आधार है, उसे पहचाने जाने और उस चर्चा करने की ज़रूरत रही है। सृजन इंसानी संघर्ष और सपनों का प्रतिबिंब भर नहीं है, ऐसा लगता है, बल्कि वह इन संघर्षों की बुनियाद का बेशक और इनके मार्फत सार्थक समाधान सुझाने वाली चीज़ भी है। शायद यही वजह है कि हम सृजन को सिर्फ संघर्ष और सपनों को बरतने वाली किसी चीज़ के रूप में नहीं देखते। वे कौन से संघर्ष और स्वप्न हैं जो कहानी और किस्सों में आते हैं और वे किस तरह से अपनी बनत में उससे पढ़े जाने वाले पाठक से संवाद करते हुए, ये सवाल हमारे समकालीन सृजन की सार्थकता को तय करने के लिए आवश्यक सवाल लगते हैं। बहस मुबाहिसों में उन सवालों के जवाब भी इकहरे नहीं हैं और ना ही किसी एकल नज़रिए से इनके जवाबों की तलाश की जा सकती है। अस्मितावादी विमर्श तथा भोगे हुए यथार्थ की पैरोकार हुई पत्रिका हंस ने अपनी तरह से कुछ बेहद समग्र आधारों पर इन सवालों के जवाब तलाश करने के जतन किए और यह काम आज भी चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बात कि इन चर्चाओं से बहुत कुछ ऐसा सार्थक निकल कर आए जिससे साहित्य में खास तौर पर कहानी और उपन्यासों को देखने परखने की नई दृष्टि विकसित हो और काफ़ी हद तक इसकी स्वीकारोक्ति भी बने। यह खुशी की बात है कि आज हम सब इस विषय पर हंस द्वारा किए गए कामों को याद कर रहे हैं और साहित्य में मनुष्यता के पक्ष में अपनी एक तरह की एकजुटता और इस दिशा में सार्थक पहल की वकालत कर रहे हैं।
हमारे देश में दलितों, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे हमारे समाज की स्थिति और ऐतिहासिक रूप से अर्जित कई बुराइयों की वजह से रहे हैं। इसलिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने अतीत की सही व्याख्या के पक्ष में खड़े हों, जिससे समाज की प्रगति के विरुद्ध अतीत का कोई गलत तर्क प्रस्तुत न किया जा सके। ये एक शानदार बात है कि वर्तमान में हमारे कई साथी हमारे इतिहास को इस संदर्भ में हमारे बीच में ला रहे हैं, जिससे वे सृजनात्मक साहित्य का हिस्सा होकर पाठकों में इतिहास को लेकर सही अवधारणा का विकास कर सकें। इसलिए इस बात की ओर इशारा करने की आवश्यकता भी महसूस होती है कि जो काम हंस पत्रिका के माध्यम से राजेंद्र जी ने शुरू किया था, उसकी कुछ छवियाँ समकालीन यथार्थ से इतर साहित्यपरक साहित्य लेखन में भी देखने को हम सबको मिले। शुक्रिया।